जयपुर राजस्थान की राजधानी और रियासत का सबसे बड़ा शहर। 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह ने जिस शहर को आबाद किया था वह अब फसील से बाहर चारों तरफ फैल गया है। आज जयपुर का रकबा तकरीबन 70 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 25 लाख से ज्यादा है। महाराजा सवाई जय सिंह एक निहायत ही रोशन दिमाग बादशाह था, जिसे रियाजी यानी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ टाउन प्लानिंग के साथ भी गहरी दिलचस्पी थी। जयपुर जनूबी एशिया का पहला मंसूबाबंद यानी प्लान शहर कहा जा सकता है। विद्याधर भट्टाचार्य शहर का टाउन प्लानर और आर्किटेक्ट था और उसने महाराजा की हिदायत पर इसे मैथमेटिकल प्रिसिशन के साथ प्लान किया। आज के ट्रैफिक दबाव के होते हुए पुराने जयपुर की सड़कें ज्यादा कुशादा न लगती हों, लेकिन 400 साल पहले के तकाजों से ये काफी चौड़ी हैं। ये सड़कें एक दूसरे के मुतवाजी चलती हैं और शहर को रेक्टेंगुलर हिस्सों में बांटती हैं। शहर के चारों तरफ ऊंची फसील है, जिसमें आने जाने के लिए ऊंचे दरवाजे बनाए गए हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इसे 1876 ईस्वी में मिला, जब मलिका विक्टोरिया के खाविंद प्रिंस एल्बर्ट के इस्तकबाल में शहर की तमाम इमारतें गुलाबी रंग में रंग दी गई थीं। जयपुर में बेशुमार महल और हवेलियां हैं, लेकिन हवा महल इस शहर की पहचान बन गया है। यह इमारत 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाई। इस 5 मंजिला इमारत में कुल 365 खिड़कियां हैं, जिनसे राजघराने की खवातीन बाहर बाजार का नजारा किया करती थीं। अठारह सौ 76 में जब मलिका विक्टोरिया के खाविंद प्रिंस एल्बर्ट जयपुर आए, उस वक्त उन्होंने पुराने शहर से बाहर एक खूबसूरत इमारत का संग बुनियाद रखा। एल्बर्ट हॉल के नाम से मशहूर यह इमारत जयपुर का मरकजी अजायब घर है। आज ये रामनिवास पब्लिक गार्डन्स कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, जहां हर रोज हजारों स्वदेशी और गैर मुल्की सैलानियों का आना जाना रहता है। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के दोनों तरफ जयपुर का चिड़ियाघर है। हमारे कदम पहले जानवरों के सेक्शन की तरफ बढ़े और नजरें मिली अपने कौमी जानवर टाइगर से। टाइगर हमारा कौमी जानवर क्यों कर कहलाया, इस बात का अंदाजा टाइगर को देखकर ही होता है। ऐसा शानदार जानवर शायद ही दुनिया में कोई और हो। और एक बात जिसका एहसास
आपको इस वक्त हो रहा होगा कि टाइगर को देखकर खौफ भी लगता है और प्यार भी आता है। फिर वो टाइगर्स हों या ये चंचल शोख रीसस मंकी या शर्मीले हिरन, जिनकी रंगत उतनी ही लुभावनी है जैसी इनकी रफ्तार। वैसे भी किसी जानवर की जिंदगी नेचुरल हैबिटेट में जैसी होती है, चिड़ियाघर में वैसी नहीं हो सकती। अलबत्ता चिड़ियाघर के एहलकार अपने फराइज अच्छी तरह निभाते हैं, जिस वजह से यहाँ मौजूद सभी जानवर काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। चौसिंगे और बारहसिंगे भी यहाँ अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। यहीं पास में हमें सारस भी दिखाई पड़ा। सारस की कई एक किस्में होती हैं। ये छोटे छोटे तालाब इन्हीं के लिए बनाए गए हैं ताकि इन्हें माकूल पानी मिल सके। मगरमच्छ के आंसू कहावत हमने सुनी तो थी, पर यहां अपने सामने खुद मगरमच्छ को देखकर किसे हिम्मत पड़ती कि करीब जाकर देख लें ये होते कैसे हैं। मगरमच्छ को देख लिया, बस यही बात है। ब्लैक बियर यानी काला भालू भी नजर आया। फिर हमने परिंदों के सेक्शन का रुख किया। रंग बिरंगे परिंदों को देखकर सचमुच कुदरत की करिश्मासाजी पर फिदा होने को जी चाहता है। किसी की चोंच लंबी, किसी की छोटी, तो किसी की चपटी, और हर एक का अंदाज निराला, बिल्कुल यूनिक। चिड़ियाघर में काम करने वाले माहिरीन और एहलकारों की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो किस तरह से परिंदों और जानवरों के सभी नाज उठाते हैं और उनकी जरूरत का सामा करते हैं। जयपुर के शिमाली हिस्से में नाहरगढ़ कले की पहाड़ी के दामन में जल महल है। एक बड़ी मसनूई झील के अंदर ये छोटा सा महल किसी जमाने में सिर्फ राजाओं और उनकी रानियों का दिल बहलाने के लिए था, लेकिन आज ये एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है जहां सैलानी हाथी और ऊंट की सवारी करते हैं और कश्ती की सैर भी। ऊंट, रेत और रंग। राजस्थान में कुदरत ने रेत बहुतायत में पैदा कर दी है और रेगिस्तान में सवारी के लिए ऊंट भेज दिया, लेकिन रंगों की कमी रख दी। इस कमी को दूर करने और रेगिस्तान की यकरंगी मिटाने के लिए इंसान ने खुद बेशुमार खास तौर पर भड़कीले रंगों का इत्मीनान किया। ये रंग कभी पोशाकों पर खिलते हैं तो कभी लोकगीतों का रूप धार के रेगिस्तान की खामोश फजा में मिठास घोलते हैं। शहर के बीचों बीच मौजूद यह गांव का माहौल यहाँ के लोक रंग की भरपूर अक्कासी करता है, इतना कि देखने वाला बस देखता रह जाए।
राजस्थान के कल्चर का हर नक्श बहुत पक्का है। फिर गीत संगीत की बात हो या कपड़ों की प्रिंटिंग की, राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए कपड़ों पर रंगारंग डिजाइन उभारने की सनत सैकड़ों साल पुरानी है और आज भी ये कपड़ा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी खासा मकबूल है। कपड़े की मांग इस कदर बढ़ गई है कि ब्लॉक प्रिंटिंग से पूरी नहीं हो पाती और अब स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए मुकाबलतन ज्यादा बड़े पैमाने पर यह कपड़ा तैयार होता है। जयपुर से 16 किलोमीटर दूर संगानेर का कस्बा स्क्रीन प्रिंटिंग के एक बड़े मरकज में तब्दील हो गया है। यहाँ सैकड़ों कारखाने करोड़ों रुपए का कपड़ा तैयार करते हैं, जिसमें से एक भारी मिकदार बैरून मुल्क भी बरामद होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग में भी सारा काम इंसानी हाथ अंजाम देते हैं और मशीनों का कोई अमल दखल नहीं। छोटे ब्लॉकों की जगह बड़े स्क्रीनों की तय से प्रिंट उभारे जाते हैं। कपड़े की केमिकल ट्रीटमेंट, इसे धोने और सुखाने में भी मशीनें इस्तेमाल नहीं होती बल्कि रिवायती तरीके पर बड़े बड़े हौजों में कपड़ा धोया जाता है। कपड़ा फिर सुखाने के लिए मैदानों में फैलाया जाता है या फिर ऊंचे बांसों पर लटकाया जाता है। रेगिस्तान में पानी की कमी दूर करने के लिए बांध और तालाब बनाने की रिवायत सदियों पुरानी है। राजस्थान में जगह जगह ऐसे तालाब और मसनूई झीलें नजर आती हैं जिनमें बरसात का पानी जमा करके रखा जाता है और साल भर इस्तेमाल में लाया जाता है। जयपुर शहर को भी एक ऐसी ही झील से पीने का पानी सप्लाई होता है। यह झील एक बांध बनाकर वजूद में लाई गई। आज इसमें पानी की मिकदार बहुत कम है और किसानों ने इसके किनारों पर फसलें भी बोई हैं। कुछ लोग आज बीज बो रहे हैं, लेकिन बरसात से पहले यह फसल तैयार होकर काटी जाएगी और फिर यह झील दूर दूर तक पानी से भर जाएगी। शहर के नजदीक होने की वजह से यह एक पॉपुलर एक्सकर्शन स्पॉट है और खास तौर पर बच्चे यहां बड़ी तादाद में आते हैं। शहरों के दरमियान बड़ी शाहराहों पर से मुड़कर देख लें तो राजस्थान के देही इलाके एक मुख्तलिफ नजारा पेश करते हैं। जयपुर से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर यह पुष्कर है। आज यहाँ पशु मेला लगा है। पिछले कई साल बल्कि शायद कई 100 साल से यहाँ हर हफ्ते इसी तरह अड़ोस पड़ोस से ही नहीं, दूर दराज इलाकों से भी देहाती लोग गाय, बैल, भैंस, ऊंट और दूसरे मवेशी लाकर उनका बाजार लगाते हैं और हर हफ्ते यहाँ मवेशी बेचे और खरीदे जाते हैं और लाखों रुपए का कारोबार होता है। राजपूतों की बहादुरी, जफाकशी और दयानतदारी की तो बेशुमार कहानियां इंडियन फोकलोर का हिस्सा हैं। लेकिन आम राजस्थानी किसान भी इंतहाई ईमानदार और जफाकश है। ये लोग अपने इतिहास, अपनी परंपराओं और अपने कल्चर के साथ बंधे हुए हैं और इस पर फख्र करते हैं। बंदर की शरारतें तो हर जगह देखने को मिलती हैं, लेकिन हम जब सरिस्का की तरफ जा रहे थे,
ये बंदर कुछ ज्यादा ही रंगीन मूड में नजर आए। हमने सरिस्का के टाइगर रिजर्व में एक ऐसे वक्त पर कदम रखा जब मीडिया में रिपोर्टें आ रही थी कि यहाँ अब कोई टाइगर नहीं रहा। यहाँ के अधिकारी अब रिपोर्टरों और कैमरों से दूर ही रहते थे, बल्कि इन्हें सरिस्का नेशनल पार्क से भी दूर रखना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से हमें पार्क के अंदर जाने की इजाजत मिली। पार्क के अंदर कैमरे को देखते ही कुछ लोग हमारी तरफ आए और ये शिकायत की कि पार्क में अब टाइगर रहे ही नहीं। सरिस्का नेशनल पार्क छोटे छोटे पहाड़ों और इनके बीच की वादियों के सिलसिले पर फैला हुआ है। इसमें कई चश्मे और पानी के तालाब हैं, लेकिन इस मौसम में कुछ ही जगहों पर पानी रह गया है। कुछ एक पैच को छोड़कर सरिस्का का पूरा इलाका पेड़ों से भरा है और एक घने जंगल की सूरत में बरकरार है। सरिस्का में घूमते घूमते शाम होने लगी। हम पार्क से बाहर आए तो फौरन डिसाइड किया कि अब हम अपने मुल्क की राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। रात भर सफर करने के बाद हमने दिल्ली की उजली उजली सुबह से नजरें चार की। सुबह की शफ्फाफ पाकीज़ा फज़ा ने हमें सबसे पहले इस रूहानी मरकज का रास्ता बताया। दिल्ली का मशहूर लोटस टेम्पल, जो पूरे भारत में बहाई अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए वही अहमियत, वही मकाम रखता है जो हिंदुओं के लिए मथुरा काशी। 1980-81 में संगमरमर से बनाया गया ये बहाई मंदिर दीदा ज़ैब तो है ही, इसकी तामीर में जो मखसूस ज्योमेट्रिकल पैटर्न अपनाया गया वो बहाई अकीदे की तर्जुमानी करता है। लोटस टेम्पल दुनिया में मौजूद बाकी बहाई मंदिरों की तरह 9-साइडेड है। लोटस टेम्पल नई दिल्ली के कालकाजी इलाके में वाक़ है। मंदिर से निकलने के बाद हमने गाड़ी पीछे मोड़ दी और बढ़ने लगे महरौली की तरफ, क्योंकि हम ख्वाहिश लेके आए थे गुजरे जमाने की दिल्ली का जायजा लेने की। आगाज के लिए महरौली से बेहतर शायद ही कोई और जगह हो। यही तो है मीनारों की मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 73 फुट ऊंचा है और इसकी 5 मंजिलें हैं। इनमें से पहली 3 मंजिलें कुतुबुद्दीन ऐबक ने तामीर की, चौथी उसके दामाद अल्तमश ने और 5वीं फिरोज शाह तुगलक ने। इस अजीम मीनार को 14वीं सदी में 2 मरतबा बिजली गिरने से नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इसकी मरम्मत की गई और इसमें पहली बार संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। कुतुब मीनार के बाद हम पुराने किले आ गए। पुराने किले के इन खंडरात में तारीख की कई एक दास्तानें दबी हैं। किले की तामीर मुगल शहनशाह हुमायूं ने 1534 में शुरू करके यहाँ अपनी राजधानी दीपनाह की बुनियाद डाली। 1540 में अलबत्ता शेर शाह सूरी के हाथों उसकी शिकस्त हुई और उसने दीपनाह ढाकर शेरगढ़ के नाम से यहाँ अपनी राजधानी की बुनियाद रखी। 15 साल बाद हुमायूं ने शेर शाह को हराकर फिर से अपना खोया हुआ तख्त पाया। 1947 में मुल्क का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आए कितने ही लोगों ने यहाँ पुराने किले में पनाह ली। आजकल यहाँ मुश्किल से ही कोई दिखाई पड़ता है। एक आध नौजवान जोड़ा या फिर सुकून की तलाश में कोई अकेला यहाँ पहुंचे तो तारीख की इन भूली यादों से लगता है जैसे कोई आवाज आती है। दिल्ली के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह 7 बार लुटी और 7 बार आबाद हुई। बनने और बिगड़ने के सारे नकूश
यहाँ मौजूद हैं, और कुछ ऐसे नक्श भी जो एक बार पड़े तो हमेशा के लिए कायम रहे। जो रूहानियत की अलामत बने मौजूद तो दिल्ली में है, पर जिनकी खुशबू पूरे आलम में फैली है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। महबूब इलाही का ये रोज़ा पाक साल भर अकीदतमंदों को दावत देता रहता है। हर मजहब के लोग दुनिया के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं और अपने ख्वाजा पिया से अपने ख्वाबों की ताबीर पाते हैं। ख्वाजा चिश्ती सिलसिले के आला पाए के बुजुर्ग हैं। इनसे कई सारी करामात वाबस्ता हैं, जिनका तज़किरा दरगाह से बाहर वाक़े उर्स महल में होने वाली तकरीबात में अक्सर होता है। दरगाह में हर शाम कव्वाली की महफिल सजती है। जुमेरात को खुसूसी महफिल समा होती है। जुमेरात को वैसे भी यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। इसी दरगाह के अहाते में ख्वाजा के अजीज तरीन शागिर्द हजरत अमीर खुसरो का मज़ार है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, इसमें कोई शक नहीं। भारत के सियासी और समाजी नक्शे में जो मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ वक्तों में उभर के आईं, उनका साया अब तक इस शहर में मौजूद है। दिल्ली का ये इंडिया गेट ऐसा ही एक निशान है तारीख के उतार चढ़ाव का। पहली जंग अजीम में जो 70,000 भारतीय सिपाही बरतानवी फौज में शरीक हुए और शहीद हुए, उन्हीं की याद में इंडिया गेट तामीर किया गया। आजकल अलबत्ता इंडिया गेट एक तारीखी इमारत होने के अलावा इसलिए भी अहम है कि यहाँ दिल्ली वाले और बाहर से आने वाले भी फुर्सत के लम्हात बड़ी खुशी से, बड़े आराम से गुजारना पसंद करते हैं। भारत को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने में हमारे कितने ही रहनुमाओं की मशक्कत, कुर्बानी और फिक्र शामिल है। हमारी कौम की तरक्की का राज इन्हीं के बताए उसूलों, इन्हीं की दिखाई राहों में मिलता है। अब हम आ पहुंचे हैं गुरुद्वारा सीसगंज। चांदनी चौक में ये दिलकश गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर की जवामर्दी और उसूल परस्ती का जीता जागता सबूत है। चांदनी चौक दिल्ली के मसरूफ तरीन बाजारों में से एक है। चांदनी चौक से हम बाएं मुड़े तो सामने नजर आई मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद। शाहजहां की तामीर करदा इमारतों में से ये यकीनन सबसे शानदार है। गर्ची इसमें महीन कारीगरी के कोई खास नक्श नहीं मिलते, लेकिन अपनी ऊंची मीनारों, बड़े बड़े गुंबदों और दिलकश बुर्जों के बायस पुरानी दिल्ली के पूरे इलाके में इसकी एक जुदागाना पहचान है। मुगल फन तामीर का ये सचमुच एक काबिल कदर नमूना है। जुमे के रोज खास तौर पर लोगों की भारी तादाद मौजूद होती है यहाँ अपने रब के हुजूर सर्वसज्जूद होने के लिए। जामा मस्जिद से हमें शाहजहां की एक और दिलचस्प तामीर नजर आई तो हम उसी तरफ बढ़े। जी हाँ, लाल किला। लाल किले में दाखिल होने का रास्ता है लाहौरी गेट। लाल किले का आर्किटेक्चर मुगलों के आला ज़ौक़ की याद दिलाता है, तो इस पर लहराने वाला ये तिरंगा झंडा हमारे मुल्क की जमहूरी कदरों का तर्जुमान है। यौम आज़ादी पर यहीं से वज़ीर आज़म परचम लहराते हैं और कौम से खिताब करते हैं। लाल किला दिल्ली की एक अहम
टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सैयाह चाहे दिल्ली घूमने के लिए पैकेज टूर पे आ जाएं या इंडिपेंडेंटली, लाल किले को देखना कभी नहीं भूलते। लाल किले की मेंटेनेंस का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिम्मे है, जो वक्त वक्त पर इसकी मरम्मत का काम करती है, ताकि ये इमारत, जो हमारे पास्ट और प्रेजेंट दोनों की खूबसूरत अलामत है, वक्त की आखिरी हद तक हमारा साथ निभाए।